इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई थी क्वाड्रेटिक फार्मूला से और स्प्लिटिंग से, ज़ीरोज़ निकाले थे। अब ये ऐसे लिख के दिया हुआ है, तो तुमने पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उसे सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। पहले इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है इसमें। तो ये 8 क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन उधर भी लिखे होंगे डिस्क्रिप्शन में, और ये 4.1 और 4.2 के क्वेश्चन है बुक के, तो वहाँ से भी देख सकते हो। क्या है पहला क्वेश्चन? द एरिया ऑफ a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तीसरे चैप्टर में भी तो यही किया था यार, कि इक्वेशन बनाई थी। उसमें क्या होता था कि 2 वेरिएबल होते थे और 2 बातें दी हुई होती थी, तो 2 बातों से 2 इक्वेशन बन जाती थी और 2 इक्वेशन से वो दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी। अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपकी एक ही इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक वाली। मेन आपको एक इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक वाली, और वेरिएबल कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? एक ही होता है। तो आपको इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक वाली और उस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 और लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में रिलेशन दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth। तो इसमें भी 2 बातें बता दी, एरिया और लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में रिलेशन। लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो लेट, देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ इज 1 more than twice its breadth. लेट लेंथ L, breadth इज इक्वल टू B। लेंथ और ब्रेड्थ हमने मान ली। क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये एरिया है। क्या बोल रहा है एरिया के बारे में? एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। और क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। बोल रहा है ब्रेड्थ को दुगना करो। कर दिया दुगना, 2b कर दिया, हाँ। उसमें एक और जोड़ दो, अब आएगी लेंथ। लेंथ इज 1 more than twice its breadth, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगने से एक ज़्यादा है। तो ब्रेड्थ के दुगने में एक ऐड किया, तब लेंथ आएगी। तब क्या आएगी? लेंथ आएगी। तो 2 बातें आ गई इसमें भी, एक ये पहली बात है, एक ये दूसरी बात है। अब देखना क्या कर रहा हूँ मैं। पुट सेकंड इन वन, पुट सेकंड इन वन। क्या हो जाएगा इससे? सेकंड इन वन को करूँगा तो 2b + 1 इंटू b इज इक्वल टू 528। 2b + 1 l की जगह डाल दिया, ठीक है। l की जगह ये वैल्यू डाल दी 2b + 1, और b ऐसे का ऐसा, और 528। कुल मिला के ना, अगर मैं यूँ कहूँ तो क्या गलत होगा क्या? अगर मैं यूँ कहूँ कि मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। तीसरे चैप्टर में भी तो था सब्सटीट्यूशन। 2 बातें आती थी, और क्या होता था कि एक लेटर की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल दो और सब्सटीट्यूट कर दो, वो पूरी इक्वेशन एक ही लेटर में बन जाएगी। तो ये एक ही लेटर में नहीं बन गई। बी एल दिख रहा है अब यहाँ पे? कहीं पे नहीं दिख रहा ना। तो L इज इक्वल टू 2b + 1 को इसमें मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखना क्या बनेगा, सब्सटीट्यूट कर दिया तो b को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2b² + b इज इक्वल टू 528। 2b² + b - 528 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेटर है b,
जैसे x लिए थे अब तक, तो क्या हो गया, b ले लिया तो b आ गया लेटर, 2b² प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बी में ये इक्वेशन है, बी में ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो तुम इसे स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बी की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जब बी आ गया तो यहाँ से एल भी आ जाएगा। ठीक है, निकाल देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन में बी निकाल देता हूँ, पर वैसे ये कर चुके हैं हम, सोल्व करना इसे। तो कैसे निकलेगा बी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करूँगा तो कैसे निकलेगा, अब बीच वाले नंबर को यानी कि 1b को, ये 1b है, 1b को तुमने स्प्लिट करना है दो नंबर में। वो दो नंबर कैसे होने चाहिए, वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 2 × 528 आए और प्लस माइनस करने से बीच का नंबर 1 बन जाए। ये बातें हो चुकी हैं अपनी, तो कर रहा हूँ मैं। ऐसे दो नंबर चाहिए, यहाँ पे कर रहा हूँ अलग से, ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाए, 2 × -528 क्या होता है भाई, 2 × 528 1056 माइनस का चाहिए, 2 × ये करूँगा तो ये बनेगा माइनस का 1056, और उन्हें प्लस या माइनस करूँ तो क्या बनना चाहिए, बीच का नंबर 1। ठीक है, अब ये 1056 के ढूंढने हैं तो 1056 की प्राइम फैक्टराइजेशन जी होगी, 2 पे करूँगा तो 528 पे जाएगा, आगे 2 से काटो कितना, 2, 500 का आधा 250, 28 का आधा 14, ये बन गई प्राइम फैक्टराइजेशन। सही कर दिया क्या, 2 पे काटा 528, उसे भी 2 पे काटा 264, 264 का आधा 132 यानी कि 132, 132 का आधा 66, 66 का आधा 33, फिर 3 पे गया 11, 11 पे गया 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके दो नंबर बनाओ। क्या, अब कैसे बनाऊँ वो दो नंबर, भाई मान लो ये ले लिया, 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66, एक नंबर 66, अगला 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। क्या 16 और 66 से तुम 1 बना सकते हो प्लस माइनस करके, नहीं, तो कोई और नंबर ढूंढो। सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ, देखो इसमें कौन से वो दो नंबर बनेंगे। हो गया मेरा, देखना, अगर 11 × 3 कर दूं 33, 33, और ये सारे नंबर एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 5 बार 2 और एक बार 3 × 11, तो 33 और 32 से 1 बना दूंगा मैं, बन गए वो दो नंबर। 33 और 32 से मल्टीप्लाई होके 1056 ही बन रहा है, क्योंकि ये 1056 की ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब ध्यान से, क्या चाहिए हमें, माइनस करना है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, इसलिए छोटे के आगे माइनस, 33 में से 32 जाएंगे 1, और यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब सब जगह ठीक हो चुका है, क्योंकि 33 × -32 यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और 33 - 32 1 आ जाएगा, तो वो दो नंबर मिल चुके। तो इसे ब्रेक कर दिया, 2b² प्लस 33b माइनस 32b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्या करूं, पहले दो में कॉमन, सिर्फ b कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 2b प्लस 33, आगे 2b प्लस 33 बचना चाहिए, 2b प्लस 33 बचना चाहिए। बाहर क्या आएगा, बाहर निकलेगा प्लस का 16, प्लस का 16 क्यों,
16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। 16 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, पर माइनस का नहीं आ रहा, तो माइनस का 16 बाहर निकलेगा। माइनस का 16 इसको मल्टीप्लाई करोगे -32, माइनस के 16 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं वो एक बार और दूसरा ब्रैकेट एक बार, क्या बन गए आंसर, 2b + 33 = 0 और b - 16 = 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बन रहा है, b = -33/2। यहाँ से क्या बन रहा है, b = 16। लेंथ कभी किसी चीज़ का माप -33 देखा है, -33 नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, नेगलेक्ट। और तो b आ गया 16, l क्या आ जाएगा, b के दुगने से एक बड़ा, b के दुगने से एक बड़ा 33। वैसे इस क्वेश्चन में तो मैं निकालना नहीं था, उसने बस ये कहा था कि फॉर्म द इक्वेशन। तो एक बार बता रहा हूँ क्या करना था। बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है L × B होता है। ठीक है, लेंथ मान लिया L, ब्रेड्थ मान लिया B। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब उसके बाद बोल रहा है कि लेंथ इज 1 more than twice the breadth, 1 more than twice the breadth, twice the breadth से एक ज़्यादा तो लेंथ है। अब लेंथ की जगह ये सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया 2b + 1। क्यों रख दिया, क्योंकि सब्सटीट्यूट करा, एक इक्वेशन एक लेटर में आएगी तो ही मैं आंसर निकाल पाऊंगा। तो 2b + 1 यहाँ पे लिख दिया, × b पहले से था, = 528। ठीक है, अब ये 2b + 1 × b करूँगा तो 2b² + b = 528। यहाँ से मुझे पता चल गया। यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो मैंने सब्स्टिट्यूट करा, वो तो तीसरे चैप्टर में भी कर रहे थे। पर यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई का साइन देखा और स्क्वायर वाली टर्म बन गई तो मुझे पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व होएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना दी थी, ये बना दी। अब तो मैं इसके आंसर निकालने हैं, क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। तो स्प्लिटिंग करने में 2 नंबर वो ऐसे चाहिए होंगे, 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाए, a × c यानी कि 2 × 528 यानी कि 1056। और उन 2 नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर प्लस का 1 बन जाए। तो करी 1056 की प्राइम फैक्टराइजेशन, वो 2 नंबर ढूंढ दिए 33 और 32। फिर लिख दिया 33b - 32b, इस चीज़ को लिख दिया 33b - 32b। इन दोनों में कॉमन निकाल के एक ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। कभी भी नेगेटिव में आ नहीं सकती ब्रेड्थ या लेंथ, तो ये वाला हटा दिया, ये वाला आंसर मान लिया, इसके हिसाब से L निकाल ली, यहाँ से बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. The product of 2 consecutive positive integers is 306. Let first integer be x. बोल रहा 2 consecutive positive integers, 2 consecutive positive integers। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई नंबर है 2, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है उसके जस्ट अगला, उसके जस्ट अगला। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, ये दोनों आपस में कॉन्जिक्यूटिव है कि इसके जस्ट अगला। तो अगर मान लो पहला इंटीजर तुमने x माना है तो उसके जस्ट अगला कौन सा होएगा, x + 1 होएगा, यही होगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अगर एक इंटीजर x है तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होएगा, उसका अगला नंबर क्या होएगा, x + 1। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इन दोनों का प्रोडक्ट x × x + 1 का प्रोडक्ट = 306। और निकालनी है x की वैल्यू, साफ दिख रहा है ये मल्टीप्लाई है, x × x होएगा तो x² बनेगा, x² बनेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, x² + x = 306, x² + x - 306 = 0।
इसे सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करो फिर से। कैसे कैसे होएगा, 306 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो क्या बने, 1 इंटू 306 306, और उन्हें प्लस माइनस करो तो बीच का नंबर 1 बने। 153 आगे ये कितने जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 51 आगे ये कितने पे जा रहा है, बोलो। 2 3 17 3, ये हो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। दो नंबर क्या होंगे वो, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, और एक ये नंबर 17। 18 और 17 से मल्टीप्लाई करके तो 306 आएगा, पर 18 और 17 से तुम बीच का नंबर +1 बना सकते हो, बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले दो में कॉमन x प्लस 18, यहाँ पे भी x प्लस 18 ही आना चाहिए, तो बाहर क्या निकलेगा, माइनस का 17। अब एक बार ये वाला ब्रैकेट, एक बार ये वाला ब्रैकेट, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x माइनस 18, यहाँ से आ गया x 17। उसने बोला 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव है, नहीं, नेगलेक्ट। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ, तो ये आंसर है अपना। अब इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी निकालना है इससे अगले वाला, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 18। आंसर 17,18। ये रहे वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका प्रोडक्ट 306 है, ये निकालना था। ठीक है, अब इसके आगे मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, सोल्व खुद करना है, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए मेन। सोल्व के बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं। यहाँ देखो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। बोला था तीसरे चैप्टर में कि अगर ना समझ आ रहा हो किसे x मानना है किसे y मानना है, तो जो निकालने को बोल रहे हैं ना उसे x मान लो। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो मदर्स एज 26 साल बड़ी है उसकी मम्मी, तो x प्लस 26 हो जाएगा उसकी मम्मी का एज। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। एक बात तो, यहाँ से 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, रोहन की एज क्या होगी, x प्लस 3 नहीं होगी, जो उसकी एज है उसमें 3 साल बढ़ा दिए। मदर्स एज, मम्मी की एज कितनी होएगी, x प्लस 26 है अभी, उसमें 3 साल बढ़ाने हैं, तो x प्लस 29। अरे बोल दो, रोहन की एज है x प्लस 3, उसकी मम्मी की एज है अभी रोहन की एज है x, तो 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3, उसकी मदर की एज है अभी x प्लस 26, तो 3 साल बाद x प्लस 29। क्या बोल रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। तो 3 साल बाद जो उनकी एज है उनका प्रोडक्ट आएगा 360। ठीक है, ये बात बनी मेन। अब इसे सोल्व कर दो, एक्स स्क्वेयर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर, आगे 3x प्लस 29x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। 3 और 29, 29 प्लस 3 32x, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। उधर आएगा, ठीक है, माइनस होने, 87 माइनस 360, 360 में से भाई 87 गए तो कितना आएगा, 300 में से 27 गए,
इस इक्वेशन को सोल्व करना है, एक्स की दो वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू तुमने लेनी है पॉजिटिव वाली, क्योंकि एज हमेशा पॉजिटिव में होती है। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही रोहन की एज होगी और वही पूछा है। तो क्या किया, रोहन की प्रेजेंट एज एक्स मान ली। बोल रहा है हिज मदर्स एज इज 26 मोर, तो 26 बढ़ा दी। ठीक है, बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ प्रोडक्ट ऑफ एजिस विल बी 360, तो 3 years फ्रॉम नाउ प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ एजिस ये होंगी x+3 और x+29, उन दोनों का प्रोडक्ट 360 है। इक्वेशन बनाई क्वाड्रेटिक वाली और अब इसे सोल्व करना है। आगे अगला सवाल, फोर्थ, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। If speed had been 8 km per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the distance. We need to find the speed of the train. क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर ट्रेन चलती है। अगर स्पीड 8 कम होती तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता। स्पीड निकाल दो। अगर स्पीड 8 कम होती ना तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता, तो लगता ही अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही। अब पहली बात, ट्रेन वाला और ये स्पीड वाला क्वेश्चन बोला था थर्ड चैप्टर में कि बेशक एक्सरसाइज कटी हुई हो पर ना ये कर लो, थर्ड चैप्टर में काम आएगा। आ गया, अब बनेगा। जिसको उस टाइम आता था, जिसने उस टाइम वाला देख रखा है तो वो तो अब बन जाएगा आसानी से, नहीं तो फिर भी देख लो। क्या बोल रहा है, ट्रेन ने 480 किलोमीटर चलना है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है 480 किलोमीटर और हमने स्पीड ही निकालनी है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, हमने स्पीड मान ली। ठीक है, बोल रहा है 480 किलोमीटर चलता है, 480 किलोमीटर ट्रेन चलती है, यानी कि डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस। अब देखना क्या लिख दूंगा मैं, टाइम देखना क्या लिख दूंगा। ये समझ आ गया कैसे लिख दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने मान ली x, डिस्टेंस 480, तो स्पीड अगर नीचे चली जाएगी, यहाँ पे डिवाइड होने, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड होने, तो इधर सिर्फ टाइम नहीं बचेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड 8 कम होती, ये स्पीड 8 कम, तो टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लगता। टाइम में 3 घंटे ऐड करो, इज इक्वल टू 480। क्या कर दिया ये कर दिया भाई, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड है x-8 और यहाँ पे क्या बोल रहा है 480 अपॉन x+3 टाइम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये टाइम नॉर्मल था, अब उसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो स्पीड इनटू टाइम चल अभी भी 480 किलोमीटर ही रहे। या फिर एक तो बात जिसको ये समझ आ गई, नहीं तो देखना, लेट स्पीड बी x, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो टाइम मान लिया t। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम क्या बोल रहा है 480। पहली बात तो ये बोल रहा है भाई 480 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड जो भी तुमने माननी है मानो, 480 किलोमीटर ट्रेन चल रही है, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 480। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अगर स्पीड 8 कम होती, ठीक है, तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस चल अभी भी 400 किलोमीटर ही रही है। तो ये दो बातें आ गई, 1 और 2 दो बातें आ गई। 1 से मैं देखना क्या निकाल रहा हूँ, t इज इक्वल टू 480 अपॉन x। मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ना। अब कोई सी भी एक इक्वेशन मुझे एक ही लेटर में बनानी पड़ेगी ताकि मैं वो लेटर की वैल्यू निकाल लूँ। मुझे कोई भी एक इक्वेशन एक लेटर में बनानी पड़ेगी ताकि मैं उस लेटर की वैल्यू निकाल लूँ, सब्सटीट्यूशन मेथड।
तो क्या सब्सटीट्यूट करूँ मैं t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ 480/x, यहाँ पे डाल दूंगा ताकि पूरी चीज़ x में हो जाए, ताकि पूरी चीज़ x में हो जाए। बन गई पूरी चीज़ x में। तो यहाँ पे भी तो मैंने यही लिखा था, पर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि ये सारी बातें हम कहाँ से कराए थे, 3rd चैप्टर में। उसमें भी ट्रेन वाला सवाल था, स्पीड वाला, पर चलो कोई बात नहीं। स्पीड मानी x, टाइम माना t। पहली बात क्या बोल रहा है कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। अगली बात क्या बोल रहा है, स्पीड में 8 कम तो टाइम में 3 ज़्यादा, डिस्टेंस अभी भी 480 किलोमीटर। फर्स्ट इक्वेशन से सब्सटीट्यूट करो किसी एक लेटर की वैल्यू दूसरे में, तो यहाँ पे t की वैल्यू मैंने 480/x डाल दी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे करना है भाई सोल्व कैसे करना है, देखो x माइनस 8, यहाँ पे ले लो x का एलसीएम। x पूरे के नीचे जाएगा इस ब्रैकेट में, तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो गया। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है क्या, माइनस का साइन है क्या, नहीं ना, ये 2 ब्रैकेट है ना, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये x इसके नीचे भी रख सकते हो, इसके नीचे रख सकते हो, पूरे के नीचे रख सकते हो, कैसे भी रखो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पे प्लस नहीं है कि तुम एलसीएम लोगे पूरा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ये x इस पूरी चीज़ के नीचे है, अब वो वहाँ पे मल्टीप्लाई होने जा सकता है। या फिर एक स्टेप और बढ़ा के लिख रहा हूँ, देखना क्या लिखूंगा, इंटू 1/x। इस चीज को ना ये लिख दिया, एक ये ब्रैकेट x माइनस 8 और एक ये ब्रैकेट 480 प्लस 3x और यहाँ पे 1/x। 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये और ये। तो x यहाँ मल्टीप्लाई, x यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आपस में, x इंटू 480x, आगे x इंटू 3x, 3x स्क्वेयर, माइनस 8 इंटू 480, माइनस 8 इंटू 480, 8 इंटू 480 कितना होता है, माइनस 8 इंटू 3x, अब ये 480x है, यहाँ पे भी 480x है, ये 480x अगर मैं उधर लेके जाऊंगा, यहाँ पे तो प्लस का है, उधर जाके क्या होएगा, माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा, इधर जाके माइनस होएगा, तो 480x माइनस 480x 0, क्या बचा, 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस इक्वेशन को तुमने सोल्व करना है, या फिर ये पूरी चीज ना 3 से कट भी रही है, ये बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करो, x निकालो, ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है। अगला सवाल 5th। अब ये 4.2 के सवाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं, 4 तक थे 4.1 के, अब ये 4.2 है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y। क्या बोल रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, यानी कि इन दोनों का सम 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट इज 182। 2 बातें दे रखी हैं, 2 ही लेटर हैं, पहले वाले में से y की वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो, यहाँ से y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 27 माइनस x आएगा, यहाँ पे पुट कर दिया, y की जगह 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। क्या बन गया, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। ये सारा सामान उधर लेके जाओ, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और x की वैल्यू निकालो। फैक्टर करके भी दिखा देता हूँ। 182 के 2 पे जाएगा, क्या आएगा 91। अब ये किस पे जा रहा है, ये किस पे जा रहा है, क्या ये 3 पे जा रहा है, नहीं। 5 पे नहीं, 7 पे हाँ, 70 और 21 13 पे जा रहे हैं। 2, 7 और 13 दो नंबर चुनने हैं, तो कौन से होंगे वो 2 नंबर भाई, 7 2 ज़ा 14 और एक 13, 14 और एक 13। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब पहले 2 में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन और आंसर निकालो। ठीक है, क्या आंसर आएगा वो भी बताना है क्या। इसमें कॉमन क्या आएगा बाहर, x अंदर बचेगा x माइनस 14, यहाँ पे बचना चाहिए x माइनस 14, तो माइनस का 13 बाहर। एक तो x की वैल्यू आ रही है 13 और एक x की वैल्यू आ रही है 14। दो वैल्यूज आ रही हैं x की। अगर x 13 लोगे तो y क्या आ जाएगा 14, अगर x 14 लोगे तो y क्या आ जाएगा 13। तो कुल मिला के 2 नंबर आ गए 13 और 14। 13 एंड 14 2 नंबर आ चुके। यहाँ से ना x की 2 वैल्यू आएंगी 13 और 14, दोनों में से कौन सी निगलेक्ट करनी है, कोई निगलेक्ट करनी ही नहीं। 13 भी हो सकती है 14 भी हो सकती है। अब 13 आई है तो यहाँ से क्या निकल रहा है, y क्या निकलेगा 14, क्योंकि दोनों का सम 27 होना चाहिए। एक 13 है तो दूसरा 14, अगर एक 14 है तो दूसरा 13, तो 13, 14 2 नंबर्स आ चुके। बस ये करना था। अब इसके बाद सिक्स्थ, फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। let first positive integer be एक x है तो consecutive उसके अगला नंबर क्या आएगा, consecutive नंबर क्या आएगा x प्लस 1। क्या बोल रहा है, फाइंड 2 consecutive positive integers, ये रे, सम ऑफ whose squares is 182। इन दोनों के स्क्वायर का सम ऑफ whose squares, स्क्वायर्स का सम करना है, यानी कि इसका स्क्वायर इन दोनों का सम कर दो, तो ये किसके इक्वल है 365 के। 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव वाले, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ उनके स्क्वायर्स का सम 365। सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका स्क्वायर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 उधर आएगा माइनस होने, 1 में से 365 माइनस होएगा तो क्या बनेगा 364। अब इसे सोल्व करना है, ये पूरी इक्वेशन 2 से भी कट रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अरे ये 182 वाला तो पिछला ही सवाल था, ये 182 वाला तो पिछला ही सवाल है, अभी किया था। 182 वाला तो पिछला ही है, जिसमें क्या आया था 13 और 14। अभी 182 के फैक्टर करे थे, 13 और 14 आए थे। तो अब इसे अगर हमने सोल्व करना है, 13 और 14 से बीच का नंबर प्लस का बनाना है, तो मैं इसे यूँ लिखूंगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 और आगे एक्स स्क्वायर, प्लस का 14x माइनस का 13x प्लस का x बनेगा, और प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस 13 माइनस 182 ही बनेगा। तो ये 2 नंबर आएंगे। अब x प्लस 14, यार फ्लो में क्वेश्चन हो रहे हैं, मैंने सोचा था मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, मतलब सोल्व नहीं करूँगा।
14 और 13 बन गए, कॉमन लिया, एक बार ये वाला ब्रैकेट 0, एक बार ये वाला ब्रैकेट 0, इससे आंसर आ रहा है -14 पर निगलेक्ट, क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव होने चाहिए, तो x इज इक्वल टू 13 वाला ले लिया। अगर ये 13 लिया तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा 14, तो आंसर आ गया 13,14, वो 2 नंबर हैं बस। छठा हो गया। अब इसके बाद सातवां, altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ऑल्टीट्यूड मतलब ये वाला परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक तो रिलेशन दिया, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड is 7 centimeter less than base. अच्छा, let base is equal to x, तो altitude यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस x मान लिया तो altitude x - 7 हो गया ना, उससे 7 कम। क्या बोल रहा है कि बस अब निकाल दो भाई, बेस और एल्टीट्यूड ये परपेंडिकुलर और बेस निकाल दो। अब तो निकाल देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। h स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 113 का स्क्वायर 169, तो x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 से कट रहा है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 और 5 नंबर बनेंगे, 12 और 5 से 60 आता है, और 12 और 5 से माइनस का 7 भी बन जाएगा। तो इसे सोल्व करो, निकालो। अगला आठवां सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. It was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced. If total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. बोल रहा है एक इंडस्ट्री में आर्टिकल बनाती है वो इंडस्ट्री, ठीक है। किसी एक दिन देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि जितने पैसे लग रहे हैं एक आर्टिकल बनाने में, जितने पैसे लग रहे हैं, वॉज 3 more than twice the number of articles produced. If cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. देखना, let number of articles produced भाई एक्स आर्टिकल उस दिन इंडस्ट्री में बने, उस दिन फैक्ट्री में एक्स आर्टिकल्स बने। क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced. 3 more than twice the number of articles produced. ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने में इतनी कॉस्ट लगी, एक आर्टिकल को बनाने में इतनी कॉस्ट लगी कि जितने उस फैक्ट्री में आर्टिकल बने उसका दुगना करो और 3 प्लस करो, इतनी एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है। और बोल रहे हैं उस दिन फैक्ट्री को लगे ₹90, उस दिन सारे आर्टिकल बनाने में फैक्ट्री को ₹90 लगे। तो अब निकाल दो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। एक बात बताओ, उस दिन मान लो आर्टिकल एक्स हमने माने कि एक्स प्रोड्यूस हुए हैं, एक की कॉस्ट ये है, एक की कॉस्ट है ये, तो एक्स की कॉस्ट कितनी होगी, x इंटू 2x प्लस 3, और वो ₹90 लगे हैं उसको पूरे दिन में। क्या बात हुई है यहाँ पे कि आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x चीजें बनाई गई उस दिन, एक की कॉस्ट थी इतनी, तो x की कॉस्ट कितनी होगी। मान लो भाई एक की कॉस्ट ₹5 है, तो 2 की 10, 3 की 15, 4 की 20, x की 2x प्लस 3 इंटू x, एक की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स
इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये करा हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x थे, एक की कॉस्ट ये थी, इज इक्वल टू 90। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ गई तो x का दर्शा रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। उसने ये भी पूछा है कि एक की कॉस्ट क्या होगी, तो x की वैल्यू रखना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी आ जाएगी। तो ऐसे करने थे सवाल ये वाले। पहले इक्वेशन बनानी है और फिर सोल्व करना है, और कईयों में नेग्लेक्ट भी करना है आंसर को, क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आते हैं ना, 2 रूट्स आते हैं ना, तो एक आधा रूट नेग्लेक्ट भी करना पड़ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन करो, इनकी इक्वेशनें बनानी बता दी तुम्हें, सारे इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन को एक एक इक्वेशन को सोल्व करो और देखो किस में क्या निगलेक्ट करना है और क्यों करना है।